आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम एलिमेंट। हम अच्छे से जानते हैं कि सोडियम एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसको लिखा जाएगा 2, 8, 1। तो लास्ट सेल में कितने और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1, तो हम ये कहेंगे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी 1। ये हो गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन m ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एलिमेंट। हमें अच्छे से पता है यहाँ पर न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन होता है, इसके बाद k सेल स्टार्ट होती है, ध्यान देंगे, फिर l होती है और फिर m स्टार्ट होती है। इसको कंप्लीट कर दो ऐसे, दिस इज, इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर m ये आ गया। तो क्लोरीन का नंबर कितना होता है, क्लोरीन का नंबर होता है 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2, 8, 7। 2, 8, 7। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट में k में, 8 आ जाएगा l में और इसमें कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 7। तो m सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा क्लोरीन के 7। ओके, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम। ध्यान देना है, पोटेशियम का नंबर होता है 19। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का हो जाएगा 2, 8, 8, 1। ठीक है, 2 8 10, 10 प्लस 8 18 और प्लस 1 19। तो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो दिस इज 1। तो यह आंसर हो जाएगा 1। ध्यान रखना है पोटेशियम एक रिएक्टिव मेटल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन m ऑर्बिट। m ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर ये k का नंबर, k सेल जो होती हैं ये होती हैं 1 2 3 4 ऐसे, इसे क्या बोलते हैं k। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, इसके बाहर वाली k कहलाई जाती है l और m और n। ओके, तो हमें m में देखना है कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है 2n²। तो k की वैल्यू यहाँ पर k फर्स्ट ऑर्बिट है तो k इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे k इक्वल टू 1, l की वैल्यू 2 है, m थर्ड सेल है, ऐसे ही n 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर m को पूछा गया, तो m की वैल्यू कितनी है, थर्ड। तो यहाँ n की जगह थर्ड लगा देंगे, 3²। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 18। दैट इज सॉल्व। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। एल्युमिनियम एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एल्युमिनियम का नंबर सबसे पता होना चाहिए हमें, क्या होता है 13 होता है। तो यहाँ लिख लिया जाएगा क्या 2, 8, 3। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो दिस इज सॉल्व। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। ध्यान रखना है, एटम जो होता है वो ये होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर मोशन करते हैं, बीच में कौन होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो किसी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा जो बचा वो क्या है आपका, वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जो है फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। क्यों, क्योंकि ध्यान देना है यहाँ पर हीलियम 2He4 ये क्या है, ये एटम नहीं है। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल एक एटम है, ना कि फंडामेंटल पार्टिकल। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, देखिए मैं अल्फा पार्टिकल लिखा जाता है, मैंने बोला था इसे लिखा जाता है 2He4। ध्यान देना है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर 2। प्रोटॉन का नंबर कैसे निकालते, प्रोटॉन का नंबर भी 2 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालोगे, मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 4 - 2, ये भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 2, प्रोटॉन का चार्ज कितना है 2, तो सीधे सीधे कितना चार्ज है 2। तो 2 को क्या बोलते हैं डबली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर डबली चार्ज हो जाएगा। डबल मीन्स 2, इस पर डबल चार्ज है, ये अल्फा पार्टिकल कहता है कहलाता है। यहाँ पर ये क्या है, डबल चार्ज है। नेक्स्ट है द आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखो होता क्या है, कोबाल्ट है वो। यहाँ पर ध्यान देना, कोबाल्ट का आइसोटोप, कोबाल्ट का मतलब ये होता है, कोबाल्ट के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं लाइक दिस। तो कोबाल्ट का जो आइसोटोप्स है वो कैंसर में यूज होता है। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट का जो आइसोटोप है, ध्यान देना, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है, आइसोटोप।
आइसोटॉप वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से गामा रेज निकलती हैं। जो गामा रेज निकलती है तो कैंसर के जहाँ भी बॉडी में सेल्स होते हैं ये गामा रेज आती है, उसको हिट करके उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, मार देती है, खत्म कर देती है। तो इसलिए कोबाल्ट के आइसोटॉप का यूज होता है गामा रेज बनाकर कैंसर की सेल्स को खत्म करने में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ध्यान रखना है कोबाल्ट का आइसोटॉप। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कैसे बोलते हैं? इनर्ट गैस वो होती है जिसकी लास्ट सेल कंप्लीट होती है। जिसकी लास्ट सेल क्या होती है? कंप्लीट होती है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, मैंने यहाँ लिखा 2,8,8 ये 18 लाइक दिस। तो लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो फिल हों, कंप्लीट 8 हों, तो यहाँ पर हम देखें तो आंसर ये हो जाएगा। इसको कैसे समझेंगे, ध्यान देना है। मैं एक गैस ले लेता हूँ, जैसे हीलियम को ले लेते हैं, नियॉन को ले लेते हैं। हीलियम का आंसर कितना होता है? हीलियम का नंबर होता है 2। तो आपको पता है फर्स्ट सेल में 2 आते हैं। ये स्टेबल है, इनर्ट है, कैसा है? स्टेबल गैस है। ये इनर्ट गैस है जो स्टेबल होती है, जिसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं तो वो स्टेबल है, इनर्ट गैस होती है। फिर आता है 8, फिर 8, इस तरह से 8 हो जाएगा आंसर। नियॉन का नंबर कितना होता है? नियॉन का नंबर होता है 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, तो ये क्या है? कंप्लीट है। इसका लास्ट सेल फिल है, तो ये इनर्ट गैस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 8 नंबर जो इनर्ट गैस है जिसके आउटर ऑर्बिट में 8 होंगे तो वो कंप्लीट होगी, स्टेबल गैस होगी। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 8। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है, यहाँ देखते हैं। 10 क्वेश्चन ये है कि आइसोटॉप ऑफ विच एलिमेंट यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको ध्यान देना कौन यूज़ किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हाइड्रोजन के आइसोटॉप यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से यूज़ करते हैं। ये देखिए, आइसोटॉप ऑफ विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप यूज़ करे जाते हैं। आंसर होगा सी। कैसे? देखिए, हाइड्रोजन ये होता है 1H1, ये होता है प्रोटॉन, फिर होता है 1H2, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम जो होता है, ड्यूटेरियम ये होता है ड्यूटेरियम, ये एक हैवी वाटर होता है। ये क्या होता है? हैवी न्यूक्लियस होता है। ये यूज़ करा जाता है ड्यूटेरियम। जब हैवी वाटर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? हैवी वाटर। जब हैवी वाटर बनाया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है ये हैवी वाटर। हैवी वाटर को बोलते हैं H2O, सॉरी D2O। क्या बोलते हैं? D2O। तो हैवी वाटर आपका होता है D2O, ये दिस इज D2O। तो जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जब उसमें हमें कंट्रोल करना होता है, न्यूट्रॉन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंट्रोल करना होता है, तो उसमें हैवी वाटर से उसको कंट्रोल किया जाता है। इसलिए ये यूज होता है एज ए कूलेंट। ये कूल करने में, जो न्यूक्लियर रिएक्टर की बाहर की दीवारें कंक्रीट होती हैं बहुत हीट हो जाती हैं, तो ये भारी जो वाटर है हम यूज़ करते हैं हैवी वाटर, जो कि किसका? D2 किसका एक आइसोटॉप है? हाइड्रोजन का। यही क्वेश्चन था। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इक्वल। ये सही है। किसी भी, मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और ये लिखा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन इन एटम इज इक्वल। पहला तो ये क्वेश्चन है, करेक्ट बता रहे हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन एन एटम इट अकर। थर्ड है, एन एटम हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज इन एन एटम इज इक्वल। देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, ये वाला। क्यों? इसका आंसर बी सही होगा। ऐसा होता है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कार्बन का नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। कार्बन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर 6 हो जाएंगे, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो हर जगह न्यूट्रॉन इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर सोडियम का नंबर होता है 11, एटॉमिक नंबर होता है 23। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11 हो गए, प्रोटॉन हो गए 11। यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा सोडियम का नंबर होता है 11 और 23। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11, प्रोटॉन कितने हो गए? 11, और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? 13 माइनस 11 कितना आएगा? 12। देखो, न्यूट्रॉन यहाँ पर सेम नहीं आया, तो इसका आंसर ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इन एटम इक्वल। गलत। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन एटम इज
अकर, ये सही है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है। ये सब चीज़ें डिफरेंट होती रहती हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये इक्वल हो सकते हैं, इसके अलावा आप कहो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हर जगह इक्वल नहीं हो सकते। तो आंसर हो जाएगा बी सही। एलिमेंट्स विद बैलेंस 1 आर ऑलवेज नॉन मेटेलिक, मेटल और नॉन मेटल, ये आंसर सही है, बी होगा। देखो जिसमें ना लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, सोडियम है। सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है। सोडियम क्या है? एक रिएक्टिव मेटल है। ध्यान देना है, सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है। क्यों? इसका 2,8,1 आता है। तो एक मेटल हो गया तो उसमें लास्ट टाइम 1 आ गया। लेकिन हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, इसका 1 होता है लास्ट में। ऐसे हाइड्रोजन हो गया। ऐसी और भी कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जिनको लिखा जा सकता है आसानी से, है ना, जिनको आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे आपका फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। फ्लोरीन का नंबर कितना होता है? फ्लोरीन का नंबर 9 होता है। तो 9 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,7 हो जाएगा। तो जितना 7 है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए? 1। तो इसकी भी क्या हो जाएगा? लास्ट में 1 आपकी बैलेंस ही हो जाएगी। तो यहाँ बैलेंस किससे होगा? बैलेंस ही कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है और आपका ये सोडियम रिएक्टिव मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों 1 बैलेंस ही शो करते हैं। ये ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द थॉमसन एटॉमिक मॉडल? पॉजिटिव चार्ज वाज assumed to be uniform distributed in the atom. नेक्स्ट है it assumed atomic mass to be uniformly distributed in the atom. Electrons attract each other for the stability of the atom. Distribution of electron in positive charge sphere happens equally. इसका मतलब क्या हुआ? 13 क्वेश्चन ये कहता है कि इस पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव चार्ज, ऐसा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको जो है प्लम पुडिंग मॉडल ही बोलते हैं। आपने ध्यान देखो थॉमसन को जो एटॉमिक मॉडल है इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। कुछ इस तरह का साइन होता है उसमें, देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम, ये सही बात है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो क्या होता है? आपका यहाँ होता है और वो क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, सेंटर में एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सही है। ठीक है। इट एज्यूम एटॉमिक मास टू बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम, ये भी सही है। जब देखिए यूनिफॉर्मली तरीके से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मास भी यूनिफॉर्म होगा, तो ये भी सही है। 13 का सेकंड भी सही है। थर्ड पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। देखिए इलेक्ट्रॉन कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे। सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ये गलत हो जाएगा। तो आंसर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हैपेंस इक्वली, सही है। ये बात फिर से रिपीट कर दी कि किसी भी एटम के स्फीयर में जो है पॉजिटिव चार्ज जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज स्फीयर हैपेंस इक्वली, किसी भी, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरह से। तो इसमें जो है आपका ये भी सही होगा, लेकिन गलत कौन सा? थर्ड। तो आपका ऑप्शन देखो कौन सा सही है? डी सही हो जाएगा, ये वाला डी सही हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये सही है, डाल्टन्स के लॉ पे आधारित है ये। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये भी सही है। रेडियो एक्टिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने क्या करा मैंने एक चीज़ ये पर ये करी, देखो आप कुछ समझ लो, मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ, इसको जो है इजीली समझा देते हैं जो भी है। ये क्या कॉन्सेप्ट है मल्टीपल प्रोपोर्शन का? मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये है, जैसे मैंने क्या करा यहाँ पर कार्बन को, यहाँ पर मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिया, क्या बना? CO2 बना। ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कार्बन लिया और नेसेंट ऑक्सीजन लिए, तो यहाँ पर CO बना। ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखिए कितना है, यहाँ पर लिखेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा? यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा? कार्बन का नंबर होता है 12, कार्बन का नंबर होता है 12, ओके। यहाँ पर तो कार्बन का नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का नंबर होता है 16,
यहाँ पर हो जाएगा 16, यानी 8 होता है ना, 8 टू जा 16, 16 32, तो यहाँ पर 32 अपॉन कार्बन को हो जाएगा 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2.66। ओके, ध्यान देना है ज़रा, यहाँ पर बना क्या, CO, ये CO बना, तो यहाँ कार्बन का रेशियो यहाँ 12 लिखेंगे और ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना आ जाएगा 1.33। अब जरा डिवाइड करिए, 2.66 को डिवाइड करेंगे 1.33 से तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2:1। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें जो भी रिएक्टेंट होते हैं या जो भी कार्बन ऑक्सीजन होते हैं उनका जो रेशियो वो एक होल नंबर आता है, ये ध्यान रखना है आपको। आप बुक से पढ़ लीजिएगा, बड़ा आसान है, मैंने बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू, फिर से बोल देता हूँ कि जो भी कार्बन ऑक्सीजन है, जो भी एलिमेंट्स हैं, एटम जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके मास का आप रेशियो निकालेंगे। मैंने इनका मास का रेशियो निकाला 2.66 आया, ठीक है, फिर इसका निकाला 1.33 आया, तो आप डिवाइड करेंगे ना दोनों को, इनका रेशियो अलग निकाल के फिर रेशियो फिर से बनाएंगे तो वो होल नंबर आएगा, ये ध्यान देना है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी बनेगी तो उसमें कार्बन कार्बन का एक एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन के 2 होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी फॉर्म हो, जैसे वाटर है, कहीं भी फॉर्म हो तो वो हमेशा 2:1 होगा। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, तो इस तरह से फॉर्म होते हैं, इसे बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा है, तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, मास कभी भी खत्म नहीं करा जा सकता, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास खत्म नहीं कर सकते आप, नहीं तो प्रूफ यहाँ पर देख लीजिए। कार्बन का नंबर यहाँ पर कितना था, 12 मास था, ऑक्सीजन के तक कितना नंबर था, यहाँ पर 32 था, और यहाँ पर फॉर्म ये कितना हो गया टोटल ऐड करके 44 हो गया। यहाँ पर इसको ऐड कर लो, ये 12 और प्लस 32, ये भी 44 आ गया, तो इधर भी 44, इधर भी 44। तो ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो कभी खत्म नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शन में। लेफ्ट साइड देखेंगे 44 मास था, इधर भी 44 था, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स कि बिफोर रिएक्शन रिएक्टेंट का मास, आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट का जो मास होगा वो दोनों इक्वल होंगे, इसे बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कैल्शियम एलिमेंट। देखिए, कैल्शियम का नंबर हमें पता है, अच्छे से ध्यान होता है, क्या होता है 20। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2, 8, 8 और 2, ये आता है, ठीक। 2 8 10 10 2 8 2 8, लास्ट में 2 आ गया, क्या आ गया 2। तो ध्यान रखना है कैल्शियम का क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा B 2, ठीक है। टू कॉमा 1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच एलिमेंट। अभी मैंने बताया 2,8 क्या है, ये 11 नंबर हो रहा है ना, तो ये सोडियम का नंबर हो गया, कई बार बता चुके हैं, तो सोडियम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम वाज स्फीयर। जो थॉमसन मॉडल अभी मैंने आपको थोड़ी ऊपर जिक्र करा था कि जो आपका एटॉमिक मॉडल होता है थॉमसन का, वो किस पर बेस्ड होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, अभी डिस्कस करा था, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बड़ा अच्छे से समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चन, इसके साथ जितने भी कॉन्सेप्ट वो क्लियर किए गए हैं। आपको जो भी समझ में नहीं आया, वीडियो को अगेन रिपीट करके देख लीजिए, उसके बाद भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच टू सी दिस वीडियो।